हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कैप्टन अकेडमी में। देखिए, बहुत ही डिमांडेड चैप्टर लेके आए हूँ आपके लिए। दिल्ली सल्तनत क्लास 9th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे मैंने देखा है लास्ट ईयर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा और मैं गारंटी लेता हूँ, अगर जैसा कि मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में हम लोधी वंश से पहले तक की कहानी पढ़ाएंगे और दूसरे पार्ट में हम लोधी वंश और पूरा चैप्टर्स खत्म कर देंगे। इसलिए इस चैप्टर के 2 पार्ट्स आएंगे। दोनों पार्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, इसलिए आपको दोनों पार्ट्स में से किसी भी पार्ट्स को मिस नहीं करना है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला पार्ट है। हम दिल्ली सल्तनत शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये CHS क्लास 9th के बच्चों के लिए है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम को क्वेश्चंस के फंसने में। इसलिए अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत ये चैप्टर 5 है हिस्ट्री का, और हिस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। आपको ये तो पता ही चल गया है, ये पार्ट 1 है, ठीक है, और पार्ट 2 आपके लिए जल्दी ही लाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो हमें आता है गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। तो गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे हम। तो गुलाम वंश था, वो आपका 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक रहा। हमें ये पता होना चाहिए कि गुलाम वंश कब से कब तक रहा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो गुलाम वंश था दिल्ली सल्तनत का, या पहला वंश कौन था। तो पहला वंश अगर पूछा जाए तो पहला वंश था आपका गुलाम वंश, ठीक है। और ये कब से कब तक रहा, तो हमें पता होना चाहिए 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहा था। अब गुलाम वंश के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर जिन तुर्क शासकों द्वारा शासन किया गया, उन्हें गुलाम वंश का शासक माना जाता है। देखिए, 1206 से ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक, इस मतलब इस 1206 से लेके इस ईस्वी तक के मध्य जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासक किया, उन्हें गुलाम वंश का शासक माना जाता है। देखिए, जो गुलाम वंश का पहला शासक था वह था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का सबसे पहला शासक था, जो कि 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक रहा था। यानी कि इसने 4 साल ही राज्य कर पाया। देखते हैं आगे इसने 4 साल राज्य ही क्यों किया। कुतुबुद्दीन का गुलाम या मामलुक वंश का संस्थापक माना जाता है। मैं जिस जिस पॉइंट पर अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए उन पॉइंट्स को मिस करने की ना करें और इन पॉइंट्स को याद कर लें, ताकि आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। तो देखिए, कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का पहला शासक था। ये 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा था। कुतुबुद्दीन गुलाम या मामलुक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि गुलाम या मामलुक वंश का संस्थापक कहा जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन एक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जो बाद में सेना नायक हो गया। ऐबक ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी लाहौर थी। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी क्या थी, लाहौर थी, तथा बाद में दिल्ली बन गई। ऐबक को अपनी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श कहा जाता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है ये वाली, मैं इसे स्टार देना चाहूंगा। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा गया है प्रीवियस पेपर में कि लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है। तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। और ये कब का शासक था, ये दिल्ली वंश का, दिल्ली सल्तनत का शासक था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में ऐबक ने कुतुब इस्लाम और इसने कुतुब इस्लाम, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा एवं कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कुतुब इस्लाम, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा एवं कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई। देखिए, हमें पता चल चुका है 1210 ईस्वी
तक ये रहा था, इसका मतलब इसकी मृत्यु ही होगी इसलिए, वरना ये और ज़्यादा राज्य करता, क्योंकि ये अच्छा शासक था जिसने कुब्बुल इस्लाम, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा एवं कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। लाहौर, अब इसकी मृत्यु 1210 में आखिर कैसे हुई? तो लाहौर में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई। यानी कि लाहौर में एक चौगान, एक घोड़े रेसिंग मान लिया, ऐसा कुछ गेम होता है चौगान, वो खेल रहा था, तो इसकी घोड़े से गिरकर 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद कौन आते हैं देखते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आखिर कौन आए। देखिए 1210 में जब मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की, फिर उनके इल्तुतमिश आए। अब इल्तुतमिश कौन थे? जो 1210 से लेकर 1236 यानी कि 26 साल तक दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखिए आपका 4 साल राज्य किया था केवल, और जो इल्तुतमिश आए उन्होंने 26 साल तक राज्य किया। ठीक है। अब कौन थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश कौन थे जिन्हें कुतुबुद्दीन के बाद तुरंत गद्दी पर बैठा दिया गया? तो देखिए कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद आराम शाह को सिंहासन पर बैठाया गया। देखिए आराम शाह था वो कुतुबुद्दीन का बेटा था, जिसको कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठाया गया था, किंतु वह अयोग्य था। वो मतलब जो आराम शाह था वो अयोग्य था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए कुतुबुद्दीन के दामाद, देखिए जो कुतुबुद्दीन के दामाद थे इल्तुतमिश ने शासन संभाला। अब आपको पता चल गया होगा इल्तुतमिश कौन थे। क्वेश्चन आ सकता है इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन के वक्त क्या रिलेशन था, तो आप बता देंगे इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का दामाद था। इल्तुतमिश ने अपने 40 सरदारों का एक संगठन बनाया। जो इल्तुतमिश था उसने 40 सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसको तुर्कान ए चहलगानी कहा नाम दिया गया है। अगर क्वेश्चन आता है आपके पास तुर्कान ए चहलगानी का नाम किसे दिया गया है या ये कितने सरदारों का संगठन था, तो आपका पता होना चाहिए जो तुर्कान ए चहलगानी थी इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और ये 40 सरदारों का संगठन था। इस उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। और देखिए जब ये कुतुब मीनार का निर्माण करवा रहे थे, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कुतुब मीनार का निर्माण करवा रहे थे, तब इनकी मृत्यु हो गई 1210 में। तो कुतुब मीनार का निर्माण कंप्लीट नहीं हो पाया, तो ये कुतुब मीनार का निर्माण हमारे इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया। ठीक है। इस तथा राज्य को एकता में विभाजित किया, और कुतुब मीनार ने जो राज्य थे उनको एकता में विभाजित किया। अब कुतुब मीनार 1236 के बाद कुतुब मीनार नहीं रहे, और फिर आई रजिया बेगम। रजिया बेगम कौन थी जो कि कुतुब मीनार के बाद गद्दी पर बैठी? तो देखिए रजिया बेगम 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक गद्दी पर बैठी रही। यानी कि यहाँ से पता चलता है कि इन्होंने भी केवल 4 साल ही राज्य किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया गया। देखिए जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी 1236 में, तो उसके बड़े पुत्र को उसकी गद्दी पर बैठाया गया था, पर उसके बिलामी प्रवृत्ति यानी कि वो वैसी प्रवृत्ति का होने के कारण जनता ने विद्रोह किया, तथा शासन में बिगडोर रजिया बेगम के हाथ आ गई। शासन में बिगडोर होने लगी और जिसे फिर रजिया बेगम के हाथों में आ गई। यानी कि लोगों ने विद्रोह किया क्योंकि वह अनपढ़ था और विलासी प्रवृत्ति का था, इसलिए जो शासन बिगडोर होने की किसके हाथ में आ गई? रजिया बेगम के हाथों में आ गई। वह भारत की प्रथम मुस्लिम स्त्री शासिका थी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि लास्ट ईयर पूछा गया है। भारत की प्रथम मुस्लिम स्त्री शासिका कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए भारत की प्रथम प्रथम मुस्लिम स्त्री शासिका रजिया बेगम थी। उसने पुरुषों की भांति कोट टोप में दरबार में आना प्रारंभ किया, और यह पुरुषों की तरह ही दरबार में आना आती थी, कोट और टोप में। स्त्री होने के कारण उसके दरबारियों ने उसके विरुद्ध विरोध किया, और यह स्त्री थी इसलिए उसके दरबारियों ने इसके विरुद्ध क्या किया? विरोध किया। फिर इसके विरुद्ध के बाद हमारे आए गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन थे जो 1265 से लेके
1287 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया। देखिए रजिया के बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह एवं नासिरुद्दीन महमूद नामक शासक गद्दी पर बैठे। यानी कि रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, रजिया बेगम की, तो उसके बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह व नासिरुद्दीन महमूद नामक शासक गद्दी पर बैठे, किंतु ये नामात्र के शासक थे। बलबन इल्तुतमिश के 40 मंडल का सदस्य था। देखिए एक इल्तुतमिश ने एक संगठन बनाया था तुर्कान ए चहलगानी, जो बलबन था, बलबन वो इसके संगठन का क्या था, सदस्य मंडल का सदस्य था, किंतु उसने चालीसा का अंत कर दिया। उसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज को पुनर्गठित कर दिया। यानी कि जो इसका सदस्य था 40 संगठन का, इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद रजिया बेगम आई, रजिया बेगम के बाद गयासुद्दीन आए, गयासुद्दीन ने में जो बहराम शाह रजिया की मृत्यु के बाद ये सब शासन गद्दी पर बैठे। और फिर जो आपका बलबन था, बलबन ये इल्तुतमिश के यानी कि तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था, किंतु इसने तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा का अंत कर दिया और इसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज को पुनर्गठित कर दिया। इसने दीवाने अर्ज को पुनर्गठित किया और उसने एक सिजदा व पावोस प्रथा को अनिवार्य कर दिया। यह क्वेश्चन आ सकता है, सिजदा व पावोस प्रथा को अनिवार्य किसने किया था, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। मंगोलों के आक्रमण से फलस्वरूप अपने पुत्र मोहम्मद की मृत्यु के सदमे में बर्दाश्त न कर सकने के कारण 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। देखिए जो मंगोलों का आक्रमण हुआ था उसमें जो बलबन का पुत्र था मोहम्मद, उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके जो सदमा लग गया था, इसके सदमे को बर्दाश्त न कर सकने के कारण 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। अब देखिए बलबन की मृत्यु होने के बाद गुलाम वंश का शासन अंत हो गया और गुलाम वंश का अंत हो गया। अब हमें पता था गुलाम वंश कहाँ से कब तक, 1206 से लेके 1290 तक था और 1287 में गुलाम वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। जब गुलाम वंश का अंत हो गया तो हमारा आया खिलजी वंश। खिलजी वंश आपका फिर 1290 से लेके 1320 तक रहा था। यानी कि जो खिलजी वंश था वो 30 साल तक उसने राज्य किया। अगर क्वेश्चन आपका आता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, बलबन था। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश आता है तो सबसे पहले आता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का शासक संस्थापक स्थापना की थी इसने, मतलब जो खिलजी वंश की स्थापना की थी वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ये 1290 से लेके 1296, यानी कि ये भी कितनी साल रहा था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 4 साल ही रहा था। अब जानते हैं इसके बारे में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश की स्थापना की। अगर क्वेश्चन आता है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। यह अलाउद्दीन का चाचा व ससुर लगता था। जो जलालुद्दीन है वो अलाउद्दीन यानी कि इनका चाचा व ससुर लगता था। अलाउद्दीन ने देवगिरी के यादव शासक को हराकर अपार धन अर्जित किया था। जो अलाउद्दीन थे उन्होंने देवगिरी के यादव को हराकर अपार धन अर्जित किया था तथा धोखे से अपने चाचा की हत्या कर दी। और उसने क्या किया, अब धोखे से अपने चाचा की यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की अलाउद्दीन जी खिलजी ने हत्या कर दी। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या हो गई तो उसके चाचा ससुर यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को गद्दी पर बैठाया गया। जब यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराई। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराई। तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासन था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से लेके 1316 तक शासन किया। बहुत शासन था इसका, क्योंकि इसने अपने अला देवगिरी के यादव को हराकर अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मरवा दिया था। इसके शासनकाल की सबसे प्रमुख व्यवस्था बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आई टेक इट स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है कि किसके शासनकाल की प्रमुख व्यवस्था बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी।
तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। उसने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया, स्थायी सेना की नींव डाली, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, भूमि की पैमाइश फराई, गृह और चारगाह कर लगाया। इसके काल में भू राजस्व 50% था। और किसके काल में भू राजस्व 50% था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की। इसके दरबार में अमीर खुसरो व हसन निजामी जैसे विद्वान रहते थे। किसके दरबार, क्वेश्चन आ सकता है कि किसके दरबार में अमीर खुसरो व हसन निजामी जैसे विद्वान रहते थे? तो आपको पता होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये सब सुल्तान रहते थे। अब आते हैं हम तुगलक वंश। तुगलक वंश देखिए, तुगलक वंश का जो शासन काल था वो 1320 तक, 1320 में आपका अंत हो गया था इस वंश का, पिछले वाले का। और फिर खिलजी वंश का, खिलजी वंश के बाद आए तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414, यानी कि बहुत ही बड़ा शासन काल रहा था तुगलक वंश का। सबसे पहला शासक था तुगलक वंश का, वो था गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक रहा था, यानी कि 5 साल। उसने अलाउद्दीन की कठोर नीतियों के स्थान पर उदार नीतियां अपनाई। अलाउद्दीन थे जो कि खिलजी वंश के अंतिम शासक था, उसकी कठोर नीतियां थी। इसके स्थान पर जो गयासुद्दीन तुगलक थे, उन्होंने उदार नीतियां अपनाई। और दिल्ली में एक तुगलकाबाद शहर नगर है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक रहे थे। अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के कारण यह असफल रहा। इसकी जो महत्वाकांक्षी परियोजना थी उसके कारण जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो असफल रहा। उसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लाइन कर दिया है कि राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके सोने व चांदी के स्थान पर तांबे और पीतल के सिक्के चलवाए। और मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने व चांदी के स्थान पर किसके सिक्के चलवाए? पीतल के सिक्के चलवाए। खुगमान का अभिमान व कुमाऊं पहाड़ियों कराचिल का अभिमान भी इसकी असफलता में शामिल है। मोरक्को निवासी इब्न बतूता इसके शासनकाल में दिल्ली आया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा शासक इब्न बतूता किसके शासनकाल में दिल्ली आया था? तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपके उनके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कौन था? तो देखिए, तुगलक वंश का एक शासक और था, अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक। इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर यानी कि खराज, खम्ज, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया था। अच्छा शासक था जिसने, फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था और केवल 4 कर यानी कि खराज, खम्स, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया था। उसने राजकीय पदों को वशानुगत घोषित किया तथा सैनिकों को वेतन के बदले जागीर दी। उसने दीवान ए खैरात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दीवान ए खैरात नाम के विभाग की स्थापना की। क्वेश्चन आ सकता है दीवान ए खैरात नाम विभाग की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात नाम विभाग की स्थापना की थी। उसने तांबे व चांदी के मिश्र सिक्के चलवाए जिन्हें अद्धा बेग कहा जाता है। पूछा जा सकता है अद्धा बेग किसे कहा जाता है? तो चांदी व तांबे के मिश्रण सिक्कों को अद्धा बेग कहा जाता है। अद्धा बेग किसके शासनकाल में चलाए जाते थे? तो अद्धा बेग आपके तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चलाए जाते थे। देखिए, एक सैयद वंश के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सैयद वंश क्या है? देखिए, जो सैयद वंश है वो 1414 से लेकर 1451 तक रहा था और खिज खां सैयद वंश का संस्थापक था। यानी कि सैयद वंश है वो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा और इस वंश का जो संस्थापक था वो था खिज खां सैयद। इसी के नाम पर इस वंश का नाम सैयद पड़ा, सैयद वंश।
इसने मंगोलों के शासक तैमूर की सहायता की थी, अतः तैमूर को उसे लाहौर और दिपलापुर का